मैं सड़क किनारे बारिश से बचने के लिए पनाह ले रहा था, तभी अचानक मुझे व्हील चेयर पर एक लड़की मिली। पहले तो मुझे लगा कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वह बस मुझे डरपोक नजरों से देखती रही। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने ध्यान से एक घिसा पिटा गुल्लक निकाला। मेरा कोई परिवार नहीं बचा है, क्या तुम मेरे परिवार बन सकते हो? क्या मैं इन पैसों से तुम्हें 2 दिन के लिए रख सकता हूँ? सिर्फ 1 दिन भी ठीक है। लड़की का चेहरा देखकर मेरे मुंह से मना करने वाले शब्द निकल पड़े। मेरे माता पिता अचानक गुजर गए थे, फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और कई सालों की मेरी गर्लफ्रेंड ने यह पता चलने पर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मेरे मकान मालिक ने भी मुझे निकाल दिया। मेरे बटुए में रखे 187 युआन इस अजीब शहर में मेरी आखिरी बचत थी। तेज बारिश में खड़े होकर मैं पूरी तरह टूट गया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक लगा कि किसी ने मेरे सिर के पीछे चुभोया है। मैं मुड़ा और एक पतला हाथ देखा, लगभग इतना पतला कि नसें दिख रही थीं। उसने बेढंगे तरीके से एक छाता पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा हो। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मुझे एहसास हुआ कि यह व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की है। लड़की पतली थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके बिखरे बाल उसके नाजुक चेहरे को छिपा नहीं पा रहे थे। उसका आधा शरीर भीगा हुआ था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यह हादसा मुझे बचाने की उसकी इतनी कोशिशों के लायक था। उसे खड़े होकर मुझे बारिश से बचाने की कोशिश करते देखकर मैं खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुका पाता, लड़की का शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक गया। तब मुझे एहसास हुआ कि हम एक ढलान पर थे। फेंके हुए छाते के लिए दुख मनाने का समय दिए बिना मैं उसके पीछे दौड़ा। हर बार जब लड़की ने अपनी व्हीलचेयर रोकने की कोशिश की तो उसकी कोशिशों से वह और तेजी से खिसकती गई। किस्मत से आखिरी पल में मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन छाता जड़ता से आगे बढ़ते हुए लड़की के सिर पर सीधा लगा, जिससे उसे पहियों वाले मशरूम जैसा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से मशरूम कैप चेक किया कि वह ठीक है या नहीं। तुम ठीक हो? लड़की ने हैरानी से सिर हिलाया। छोटी बहन, तुम इतनी देर से अकेली बाहर क्यों हो? लेकिन मुझे तुरंत पूछने पर पछतावा हुआ। ये किसी बुरे अंकल की क्लासिक लाइन जैसा लग रहा था। सच में लड़की ने किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर दिया और डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी व्हीलचेयर में वापस सिमट गई। मैं बस टहलने निकली थी। मेरा परिवार परेशान होगा, जल्दी घर जाओ। मेरा कोई परिवार नहीं है। कल दादी गुजर गई। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। है इसे उसी समय मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया, एक विकलांग लड़की बिना परिवार के कैसे जिएगी? है इसे, लेकिन यह मेरी चिंता नहीं थी। आखिर मैं अभी अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। है इसे, या शायद गिल्ट की वजह से मैंने खुद लड़की को घर ले जाने का फैसला किया। उसे लिफ्ट में धकेलने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उस लड़की ने अपने छोटे से हाथ से मेरी आस्तीन पकड़ ली। वह भीग रही थी। उसने हाथ हिलाया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। यह लड़की लोगों से बात करते हुए बहुत घबराती है, फिर भी उसे इस बात की चिंता है कि मैं भीग तो नहीं रहा हूँ। ऐसा क्यों है? मैंने कहा, तुम मुझे अपना छाता दे दो और मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। वापस जाओ, सावधान रहना, रात हो गई है, तुम बुरे लोगों से टकरा सकते हो। लड़की साफ तौर पर ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसकी उंगलियां जिद से मेरे कपड़ों से चिपकी हुई थीं। मैं समझ गया, वह मुझे बेढंगे तरीके से वहीं रखने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैंने उसे जाने से पहले ऊपर ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब मैं आखिरकार सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि लड़की का घर वहां नहीं था, बल्कि ऊपर बारिश से भीगी छत पर था। वहां कोई रैंप या लिफ्ट नहीं थी, सिर्फ कंक्रीट की खड़ी सीढ़ियां थीं जो गीली थीं और एक अंधेरे छोर तक फैली हुई थीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पैरों में दिव्यांग इस लड़की को नीचे जाने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होगी। अच्छी बात यह थी कि लड़की बहुत हल्की थी। मैं आसानी से वो व्हील चेयर छत तक ले गई। दरवाजा खोलते ही मुझे तुरंत लिविंग रूम के बीच में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखी। बुढ़िया प्यार से मुस्कुराई, लेकिन एंट्री गेट पर कचरे के कई बैग जमा थे। उसके लिए सफाई करना ही काफी मुश्किल था। नीचे जाकर कचरा फेंकना तो दूर की बात है। जितना ज्यादा मैं ये समझती गई, मेरा शक उतना ही साफ होता गया। इतनी डरपोक लड़की आधी रात को बाहर क्यों होगी? जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, लड़की ने अचानक मुझसे डरते हुए कंफ्यूजन में पूछा, तुम फिर से यहाँ हो? तुम क्यों जा रहे हो? ये सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी साफ आंखों ने मेरे शक दूर कर दिए। तभी मुझे पता चला कि इस लड़की की समझ में पक्का कमी थी। उसे एहसास नहीं था कि किसी अनजान आदमी को घर लाना कितना खतरनाक होता है। इसलिए मैंने अपने शरीर के निचले हिस्से से उसे लेक्चर दिया। अनजान लोगों को घर लाना खतरनाक होता है, खासकर मेरे जैसे अनजान मूल के आदमियों को। लड़की तुरंत टेंशन में आ गई, जैसे किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया हो। मैंने नहीं किया, तुम पहली हो और मैं एडल्ट हूँ, मेरे पास आईडी कार्ड है। बस आखिरी लाइन आसानी से निकली, तुम गलत समझ रही हो। मैंने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया। ये एडल्ट होने की बात नहीं है। मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी अनजान आदमियों को घर नहीं लाओगी। यह कहकर जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ी, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। अगर तुम नहीं जाओगी तो अगली बार किसी अजनबी को घर लाना नहीं माना जाएगा। मैंने आह भरी। मैं न सिर्फ उस लड़की के साथ बातचीत में रुकावट से परेशान थी, बल्कि उसके अकेलेपन से भी दिल टूटा हुआ था। लेकिन मैं भी कोई नहीं हूँ, और वैसे भी वह एक ऐसी लड़की थी जिसके पास बचाव का कोई तरीका नहीं था। कौन जानता है कि मैं कब अचानक अपना डार्क साइड दिखा दूं। एक खराब जिंदगी ही काफी है, कम से कम दूसरों पर कीड़े तो मत पड़ने दो। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें अभी किसी के साथ रहने की जरूरत है, लेकिन अगर मैं आज रुक भी जाऊं तो कल का क्या? अगले दिन मुझे अपना गुजारा करने के लिए पैसे कमाने हैं। मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। मुझे पता है कि यह बहुत बुरा है, लेकिन तुम्हें अकेले ही इसका सामना करना सीखना होगा। उसका सिर नीचे झुकता देख मुझे एहसास हुआ कि मेरे शब्द थोड़े खड़े थे। देखो, मेरे पास गुजारा करने के लिए कोई अमीर औरत नहीं है। मैं भूखा मर रहा हूँ। क्यों ना हम यहाँ से निकलने के बाद इस बारे में बात करें? मुझे हैरानी हुई। इन शब्दों से लड़की की आंखें अचानक चमक उठी। उसने जल्दी से अपनी व्हील चेयर बेडरूम में धकेली और एक पल बाद वह एक घिसा पिटा, अपना गुल्लक निकालो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, बस इतना ही, कुछ दिनों के लिए काफी है।
लड़की की आवाज धीमी पड़ गई। वह साफ जानती थी कि इतने पैसों से मछलियों का पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन उसने जिद करके गुल्लक ऊपर उठा ली। उसका यह जुआ देखकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, लेकिन मुझे हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। यह पैसा शायद उसकी आखिरी बचत हो। अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाता तो वह घर में भूख से मर सकती थी और किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैंने उससे सीरियसली पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हें सच बताना होगा। मेरे मम्मी पापा अब मुझे नहीं चाहते, वे विदेश चले गए हैं। मैं अपनी दादी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। मेरी आवाज सुनकर लड़की कांप गई, लेकिन फिर भी हकलाते हुए जवाब दिया। मेरे अंदर बेबसी का एक गहरा एहसास भर गया। मेरा कोई जवाब न देते देखकर उसने जिद करके गुल्लक फिर से ऊपर उठा ली। उसका हाथ पहले से ही थोड़ा दुख रहा था, लेकिन वह फिर भी मुझे गौर से देख रही थी। मैं तुम्हें 2 दिन के लिए दफना दूंगी, भले ही सिर्फ 1 दिन के लिए। है इसे लोगों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, है ना? लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि वह मुझे बेच देंगी। है इसे लड़की की बातें मेरे दिल में जंग लगी कीलों की तरह चुभ रही थीं। है इसे मैं बस उसके घटिया मम्मी पापा को ले जाकर अच्छी तरह पीटना चाहता था। है इसे लेकिन मेरी चुप्पी से लड़की समझ गई। उसकी लंबे समय से दबी हुई भावनाएं पूरी तरह टूट गईं। मुझे माफ करना, मुझे डर लग रहा है। उसके सुन्न पैर पर बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे। यह देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। रुको रुको रुको, रो मत, चलो बात करते हैं, ठीक है? अचानक इन शब्दों ने मानो पॉज बटन दबा दिया। लड़की ने तुरंत रोना बंद कर दिया, लेकिन आंसू गिरते रहे। उसने मुंह भी बनाया जिससे वह आई एम सुपर फियर्स इमोजी जैसी लग रही थी। मुझे खाना है इसे सच कहूं तो पूछने से पहले ही मैं दिमागी तौर पर तैयार था, लेकिन उसने अचानक खाना शेयर करने का न्योता दे दिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। खाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम पहले ही कह सकते थे। क्या तुम्हारे घर पर कोई सब्जी है? गाजर, अंडे, ओह हाँ, राइस कुकर में अभी भी चावल है। बोलने के बाद लड़की ने अचानक डरते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दोषी जैसा चेहरा देखकर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, यह मानकर कि वह बस आतंकवादी होने का नाटक कर रही है। बिना कुछ कहे मैं किचन में चला गया फ्राइड राइस बनाने के लिए, जो मैंने पहले से प्लान किया था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि किचन में एक रेंज हुड के अलावा कोने में सिर्फ कुछ अंडे और एक मुड़ी हुई गाजर थी। साथ ही 2 पुराने बर्तन भी थे। ये बहुत ही खराब हालत में था, लेकिन शुक्र है इसमें सारा जरूरी तेल, सोया सॉस और सिरका था। एक सिंपल गोल्डन फ्राइड राइस बनाना तो बहुत ही आसान था। हालांकि जब मैंने पूरे भरोसे के साथ राइस कुकर खोला तो मैंने देखा कि अंदर एक ग्रे जंगल उग रहा है और नीचे का चावल इतना भीगा हुआ था कि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आंखें पहले से ही गुनहगार को ढूंढ रही थीं। तभी मैंने देखा कि कोई चुपके से व्हील चेयर घुमा रहा है। तुम यहीं रुको, मैंने कहा अपने कमरे में वापस जाने की तैयारी करते हुए। लड़की का शरीर तुरंत अकड़ गया। वह भागना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई और बस मुझे दयनीय नजरों से देख सकती थी। लड़की के रूप ने सच में मेरा गुस्सा शांत कर दिया। मुझे ये समझाओ, इस चीज को बचा हुआ चावल कहते हैं? उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि ये कितनी रातों से वहां पड़ा है। सच सच बताओ, यह कितने दिनों से वहां पड़ा है? हम 3 दिन 4 दिन नहीं, अपनी काबिलियत से तुम सिर्फ 3 या 4 दिनों में इतना बढ़िया चावल बना सकते हो। है इसे साफ है कि राइस कुकर में दिक्कत हो रही है। लड़की की धीमी नाराजगी भरी बुदबुदाहट देखकर मैं बस यही मान सकता था कि यह मेरी बदकिस्मती है। लेकिन जब मैं बर्तन धो ही रहा था तो मुझे अचानक कुछ और भी डरावना एहसास हुआ। तुमने खाना खाए कितने दिन हो गए हैं? 2 दिन। लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका पेट एक साथ गुर्रा रहा था। अब मैं पूरी तरह समझ गया था। यह छोटा शैतान भूखा मर रहा था। यह सोचकर मैंने हिम्मत नहीं हारी और बर्तन अच्छी तरह धो दिए। इस बीच लड़की लिविंग रूम में बात मानने वाली तरह इंतजार करती रही। कभी कभी मुझे देखने के लिए बाहर झांकती, या यूं कहें कि राइस कुकर को घूरती रहती। करीब 20 मिनट बाद मैं खुशबूदार फ्राइड राइस का एक बर्तन लाया तो देखा कि कमरे में टेबल भी नहीं थी। लेकिन लड़की ने जैसे कुछ सोच लिया हो, एक फोल्डिंग टेबल और एक हीट रेसिस्टेंट मैट। मैंने उसे एक चम्मच दिया। लड़की ने खुशी खुशी एक बड़ा निवाला खाया, बिना फूंक मारे उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। इतनी जल्दी क्या है, यह बहुत गर्म है, कोई इसे तुमसे नहीं छीनेगा। फिर मैंने खुद भी एक निवाला खाया। ये ठीक लगा। ये सुनकर लड़की अचानक एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपना सिर चावल में छिपा लिया और भी तेजी से खाने लगी। पहले तो मुझे लगा कि बच्ची बस भूखी मर रही है, लेकिन आधा खाना खाते ही लड़की अचानक रोने लगी। हालांकि उसने खाना बंद नहीं किया। तुम फिर से क्यों रो रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि बर्तन ठीक से साफ नहीं किया गया था? मैं घबरा गया। क्या उसने इसे खाकर खुद को बीमार कर लिया? लेकिन लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बताया, कुछ नहीं, मुझे बस अपनी दादी का ख्याल आया, वह हमेशा ऐसा ही कहती हैं। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि उसकी प्यारी सी मुस्कान ने मुझे चौंका दिया। उस पल मेरे दिल की उदासी दूर हो गई और मेरी हिचकिचाहट गायब हो गई। मुझे मानना पड़ेगा, मैं थोड़ा घबरा गया था। नहीं, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, लेकिन इसके बजाय उस लड़की को नीचे गिरा दिया। उसे दिलासा देने के बाद मैंने उसे सर्वाइवल स्किल्स सिखाने के बाद जाने का फैसला किया। तो मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ स्कूल जाती है। आखिर उसकी उम्र में उसे कम से कम वोकेशनल स्कूल तो पूरा कर लेना चाहिए था। लेकिन लड़की इस टॉपिक को लेकर बहुत सेंसिटिव लग रही थी। उसने बहुत देर तक सोचा और फिर धीरे से जवाब दिया, मिडिल स्कूल। मैं मिडिल स्कूल इसलिए गई क्योंकि मेरे क्लासमेट हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं बहुत दुखी थी। मेरी दादी मुझे अब और नहीं जाने देती थी, लेकिन मैं सच में यह सह सकती थी। इसे मैंने गहरी सांस ली। वह इतने लंबे समय से घर पर अकेली थी, समाज से कटी हुई। उसकी इकलौती प्यारी दादी भी गुजर चुकी थी। नॉर्मल सोशल स्किल्स तो छोड़िए, उसकी मेंटल एज शायद अभी भी उसके ग्रेजुएट स्कूल के दिनों में ही अटकी हुई होगी। मुझे पता था कि उसका एकेडमिक रास्ता रुका हुआ है। क्या तुम्हें कभी कोई कम्युनिटी सब्सिडी या ऐसा कुछ मिला है? मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं लड़की के 3 सवालों से परेशान हो रहा था, उसने अचानक मेरे विचारों को टोका। क्या मैं तुम्हारे लिए एक पिक्चर बना सकती हूँ?
मुझे डर है कि तुम जाने के बाद वापस नहीं आओगे। है इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की अपनी व्हीलचेयर घुमाकर वापस कमरे में आ गई। उत्सुकता से मैं उसके पीछे गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे मैं पेंट से ढके एक शानदार तारों वाले आसमान में आ गया हूँ, लेकिन छत के पास अभी भी एक खाली जगह थी। मैंने अंदाजा लगाया कि व्हीलचेयर यहीं तक नहीं पहुंच सकती थी। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ड्राइंग की बात करें तो लड़की की आंखों में साफ तौर पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसके लिए दीवार पर पेंट करना कितना मुश्किल रहा होगा। उसने खुशी खुशी अपनी स्केचबुक निकाली। उसकी चमकदार आंखें झपक रही थीं। वह ड्राइंग और मेरे बीच बारी बारी से बदल रही थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने मेरा एक पोर्ट्रेट बना लिया। मैंने उसे उसके हल्के कांपते हाथों से ले लिया। जैसे ही मैंने स्केचबुक में ड्राइंग देखी, मैं स्तब्ध रह गया। उसमें मैं बारिश की रात में फ्राइड राइस की प्लेट पकड़े हुए दुबका हुआ था। एक छोटी सी सफेद बिल्ली मेरी पैंट की टांग खींच रही थी। उसकी आंखें चावल पर टिकी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी लड़की के मन में मुझे इस तरह देखा जाएगा। लेकिन ये छोटी सी बिल्ली कहां से आई? लड़की ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि बिजली की तेजी से जवाब देने की कोशिश की। मैंने देखा कि उसके कान लगभग लाल चमक रहे थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि बिल्ली वहीं थी। मैंने सहज रूप से उसके सिर के ऊपर देखा, यह देखने के लिए कि क्या उसके सच में बिल्ली के कान हैं, लेकिन इसके बजाय मुझे शक और सावधानी से भरी एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। लड़की अपनी व्हीलचेयर में वापस सिमट गई। ठीक है, यह नीचे दादी झांग है। जब मैं पहले चुपके से बाहर निकलता था तो मैंने अक्सर उन्हें नीचे खड़े होकर मुझे हाथ हिलाते देखा था। और ये दादाली हैं, बढ़ई। उन्होंने ही मेरी व्हीलचेयर बनाई है। मैं स्केचबुक पलटता रहा और पाया कि इस छोटी सी स्केचबुक में उन सभी लोगों के चित्र थे जिन्होंने उस लड़की की मदद की थी या जिनसे वह मिली थी। यह स्केचबुक कम और प्यारे चित्रों वाली एक दिल को छू लेने वाली डायरी ज्यादा थी। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने ऑनलाइन ड्राइंग सर्विस के लिए इमेज की कीमत देखने के लिए अपना फोन निकाला। एक इमेज की कीमत लगभग 30-50 युआन थी, जो लड़की के गुजारे के लिए काफी थी। तो मुझे ऑनलाइन एक चीबी स्टाइल पोर्ट्रेट मिला और मैंने लड़की से पूछा कि क्या वह एक बना सकती है। लड़की ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन कहा कि वह सिर्फ कागज पर ही बना सकती है। कागज काम नहीं करेगा। उसे डिजिटल ड्राइंग की प्रैक्टिस करने के लिए एक ड्राइंग टैबलेट चाहिए था। किस्मत से मुझे ऑनलाइन लगभग 100 युआन में शुरुआती ड्राइंग टैबलेट मिल गए, जो मेरे बजट में थे। मेरे पास एक धूल भरा लैपटॉप भी था जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता था। मुझे थोड़ी चिंता थी कि लड़की के पास फोन नहीं है, लेकिन शुक्र है उसने कहा कि उसके पास है। लेकिन जब मैंने उसे अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ पेजर निकालते देखा तो मेरी चिंता गायब हो गई। फोन वाली बात तो बाद में हो सकती है, मैंने सोचा। क्या यह ठीक है? आखिर मेरे जैसे किसी के लिए जो मुश्किल से खाना जुटा पाता है, इस प्रोजेक्ट के गलत होने की कीमत बहुत ज्यादा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लड़की को कोई ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। सच कहूं तो मैंने उस पल हार मानने का सोचा, लेकिन लड़की की आंखों में अभी भी चमक देखकर मैंने दांत पीस लिए। भाड़ में जाए ये जिंदगी, मैं पहले से ही ऐसे जी रहा हूं, क्या मैं एक पल के लिए थोड़ा लापरवाह नहीं हो सकता? अचानक मुझे याद आया कि मेरे माता पिता ने गुजरने से पहले एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। हालांकि लीज में अभी 2 हफ्ते बाकी थे, लेकिन 3000 युआन का डिपॉजिट रिफंडेबल होना चाहिए। कल मैं लड़की की सब्सिडी के बारे में पूछने के लिए कम्युनिटी सेंटर जाऊंगा, फिर नई नौकरी ढूंढूंगा। अगर मैं अपने फाइनेंस का ध्यान रखूं तो मैं लड़की का 1-2 महीने तक गुजारा कर पाऊंगा। बाकी सब लड़की की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। क्या तुम ड्राइंग करके खाने के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हो? लड़की का हाँ में जवाब सुनकर मुझे तुरंत बहुत हल्का महसूस हुआ। मैंने पहले वापस जाकर पुराने घर को ठीक करने का सोचा, लेकिन जैसे ही मैं जा रहा था, लड़की ने फिर मेरी आस्तीन खींची। क्या तुम कल फिर आओगे? हाँ। लड़की का सावधान चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। शुक्र है वह रात रुकने के लिए नहीं कह रही थी। वह नाम समर, तुम कहाँ हो? अगली सुबह ऑटम मार्केट में मैंने अपने मकान मालिक को अपना डिपॉजिट वापस लेने के लिए फोन किया। शायद मेरे माता पिता के साथ जो हुआ था उसे जानते हुए मकान मालिक ने बाकी आधे महीने का किराया भी वापस कर दिया। मुश्किल के एक पल में मैं बिजनेस की दुनिया में चला गया और एक छोटी सी दुकान में 3000 महीने की सैलरी वाली नौकरी ढूंढ ली। काम खत्म करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दोपहर हो चुकी थी। तभी मुझे याद आया कि घर पर एक मशरूम स्पिरिट है जो खाने के लिए रो रही है। तो मैं उस लड़की के घर भागा, लेकिन जैसे ही मैं लिफ्ट से उतरा मुझे जलने की बदबू आई। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं भागा और दरवाजा जोर से खटखटाया। किस्मत से थोड़ी देर बाद दरवाजा अंदर से खुल गया। कमरे से तुरंत काले धुएं का गुब्बार निकला। मैंने देखा कि व्हीलचेयर पर बैठा एक मॉन्स्टर दरवाजे पर पागलों की तरह खांस रहा है। उसकी आंखें ऐसे घूम रही थीं जैसे किसी बच्चे ने कुछ गलत कर दिया हो। तुम वापस आ गए। ये देखकर कि लड़की ठीक थी, मैं हैरान भी था और खुश भी। मैं भागा हुआ किचन में गया और भाप से भरे राइस कुकर को धोया। जब मैंने ढक्कन उठाया तो मुझ पर बिना कुछ कहे निराशा की लहर दौड़ गई। बर्तन पूरी तरह सूख गया था, पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी और नीचे का हिस्सा भी काला पड़ गया था। मैं मुड़ा और उस छोटी मशरूम स्पिरिट को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। अपनी बात समझाओ, मैंने कहा। मैं बस खाना बनाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे कुछ खराब बनाते हुए देख लोगे। मैं बहुत देर तक हिचकिचाई और फिर मैं भूल गई। मैंने गुस्से में दांत पीसे। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं ये लड़की क्या मुसीबत खड़ी कर देती। क्यूजू, अगर तुमने दोबारा खाना बनाया तो मेरा यकीन करो मैं तुम्हें पका दूंगी। क्यूजू का गुस्सा भरा चेहरा देखकर मैं तुरंत अपना आपा खो बैठी। चलो चलो, मैंने मुड़ते हुए कहा। जब खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। क्यूजू ने फिर कहा, अपनी व्हीलचेयर को किचन से दूर करते हुए। खाने के बाद उसने फिर कहा, मुड़ते हुए वह अपनी व्हीलचेयर में किचन से बाहर चला गया। खाने के बाद क्यूजू ने अपने थोड़े निकले हुए पेट को छुआ। असल में उसने ज्यादा नहीं खाया था, आम आदमी से 2 या 3 गुना कम, लेकिन उसका पेट आसानी से भर गया था। यह देखकर मैं उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। अपना पेट देखो, यह गोल है। तुम खाना पचाने के लिए टहलने क्यों नहीं जाते?
क्यूजू ने बात मानते हुए सिर हिलाया, लेकिन फिर जल्दी से अपना पेट ढक लिया। उसका पेट अभी गोल नहीं हुआ था। मैंने देखा कि हालांकि वह अभी भी धीरे बोल रहा था, कम से कम वह पहले जितना हिचकिचा नहीं रहा था। इसलिए मैंने क्यूजू से कहा कि वह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाए, क्योंकि हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे थे। लेकिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो शब्द सुनते ही क्यूजू तुरंत घबरा गया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो? हम अभी मिले हैं, क्या ये गलत नहीं है? तुम इतने जवान और चालाक हो, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब था कि तुम्हें अपनी सब्सिडी के बारे में पूछने के लिए अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड वगैरह ले जाना चाहिए था। वह कहाँ गया, या उसे अभी तक उठाया भी गया है? मैंने व्हील चेयर पर बैठी लड़की को ध्यान से देखा। क्यूजू को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने गलत समझा था। माहौल बहुत अजीब हो गया। मेरे पास उसका इंतजार करने के लिए बाहर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैं किससे भाग रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था। अगर वह बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था तो कम से कम वह तुरंत समझ सकता था कि सिविल अफेयर्स ब्यूरो का क्या मतलब है, लेकिन उसमें साफ तौर पर कॉमन सेंस की कमी थी। क्या वह बस एक बेवकूफ था? पक्का कोई सूरजमुखी का बीज नहीं जो काटने पर अंदर से काला हो। यह सोचकर मैं कांप गया। तभी क्यूजू ने सावधानी से फिर से झांका, और यह कंफर्म करने के बाद ही कि मैं अभी भी वहीं हूं, वह थोड़ा रिलैक्स हुआ। जल्दी करो और बाहर आओ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम थोड़ी भी देर से आए तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो में लंबी लाइन होगी। अगर मैं तब थक गया तो मैं तुम्हें वहीं छोड़कर अपनी व्हील चेयर पर आराम करूंगा। हाँ, तुम मुझे बुली कर रहे हो। क्यूजू साफ तौर पर डरी हुई थी। उसने पागलों की तरह अपने छोटे हाथों से अपनी व्हील चेयर को दूर धकेल दिया। यह देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। दादी जो ने मुझे देखकर बिना कुछ कहे मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। उन्हें डर था कि कहीं लड़की को किसी बुरे इंसान ने धोखा तो नहीं दे दिया। मैंने जल्दी से समझाया, यह जानकर कि मैंने कल क्यूशू को बचाया था। दादी जो की आंखें हैरानी से चमक उठी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, नौजवान, तुम थोड़े गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम अच्छे लगते हो। ये इस लड़की के लिए बस अफसोस की बात है। इसकी दादी अचानक गुजर गईं और मैं, यह बूढ़ा आदमी, अब उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। यह कहने के बाद दादी जो ने मुझे मतलब से देखा और मैंने जल्दी से बात बदल दी। क्यूशू शर्माते हुए सोचने लगी कि क्या दादी जो को पता है कि क्यूशू का डिसेबिलिटी अलाउंस कहां भेजा जाता है। दादी जो ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता। क्यूशू, क्या तुम्हें दादी की बैंक बुक का पासवर्ड याद है? क्यूशू ने अपना सिर हिलाया। यह तो मुश्किल है, इसलिए मैंने बैंक जाकर उसके लिए बैंक अकाउंट खोलने का फैसला किया। फिर मैं बस डिपॉजिट अकाउंट बदल सकता था, जिससे उसे बाद में इधर उधर भागने की परेशानी से बचाया जा सके। तो मैंने क्यूजू को बैंक की तरफ धकेल दिया। रास्ते में क्यूजू बार बार अपना सिर घुमाकर मुझे देख रही थी। आखिर में उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें अपनी बैंक बुक चाहिए? वरना इसके बारे में सोचना भी मत। मेरे पास बैंक बुक नहीं है। क्यूजू की झिझक देखकर मैं उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हारे पास अपना बैंक कार्ड होगा, जो बैंक बुक से कहीं ज्यादा आसान है। क्या बैंक कार्ड महंगा है? नहीं, यह सिर्फ 10 युआन का है। क्या बैंक कार्ड महंगा है? बाय नहीं, यह सिर्फ 10 युआन का है। ठीक है, यह मेरा हफ्ते का भत्ता है। हाँ, तुम्हें अपना भत्ता कब मिला? मुझे लगता है मिडिल स्कूल में। मैंने एक गहरी मुश्किल से सांस ली और उस लड़की के लिए मुझे हमदर्दी हुई। चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें पैसे कमाने में मदद करने का कोई तरीका ढूंढ लूंगी, उससे दर्जनों या सैकड़ों गुना ज्यादा पॉकेट मनी। क्यूजू ने अपना फीका सा सिर उठाया, जो सच में साफ था। उसे क्वांटिटी का कोई आइडिया नहीं था। उसकी साफ आंखों में सिर्फ वादे का इंतजार था। लेकिन जैसे ही वे भीड़ भरे बैंक पहुंचे, उसकी सोशल एंजाइटी फिर से बढ़ गई। जब स्टाफ ने पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो वह हकलाने लगी और पागलों की तरह मेरे कपड़े खींचने लगी, जैसे कोई लाइफलाइन पकड़ रही हो। तो मैंने धीरे से क्यूजू को छोटी खिड़की से स्टाफ को अपने डॉक्यूमेंट्स देने का इशारा किया। क्यूजू ने पूरा बैंक कार्ड में ऐसे ठूंस दिया जैसे वह कोई सिक्का हो, जिससे स्टाफ हैरान रह गया। खुशकिस्मती से बैंक कार्ड आखिरकार आसानी से इशू हो गया और उन्होंने उसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग भी सेटअप कर दी, ताकि उसे हर बार पैसे निकालने के लिए नीचे न जाना पड़े। सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाते समय क्यूजू ने बैंक कार्ड कसकर पकड़ा हुआ था। उसे देखते हुए 2 बार बुदबुदाया। यह देखकर मैं उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये तो बस एक बैंक कार्ड है, तुम इतने खुश क्यों हो? ध्यान रखना कोई तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें किडनैप न कर ले। तुम बकवास कर रहे हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सिर्फ तुम मुझे बेवकूफ कहने वाले ही बुरे लोग हो। यह सुनकर मैं तुरंत डर गया। सच में आने जाने वाले भी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने अचानक क्यूजू का सिर पकड़ लिया। अगर वह बोलता रहा तो शायद मैं 1 मिनट में खाई में गिर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उस पर लगा, वह तुरंत चुप हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। क्यूजू से माफी मांगी, लेकिन क्यूजू ने इसके बजाय खुद को दोषी ठहराया और कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं बस बहुत ज्यादा खुश था। उस पल मेरा मन किया कि अपना नाफरमान हाथ काट दूं। क्यूजू उस समय बहुत क्यूट था। मैं उसके सिर पर कुछ और बार थपथपाए बिना नहीं रह सका। मैंने उसे थोड़ा इधर उधर समझाया, सोचा कि इससे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद क्यूजू ने अचानक कहा, तो तुमने मेरा सिर क्यों छुआ? मैं इस सीधे सवाल से हैरान रह गया। लेकिन क्यूजू का गंभीर और सच्चा चेहरा देखकर मैंने सोचने के बाद कबूल करने का फैसला किया। मुझे बस लगा था कि तुम एक छोटे जानवर की तरह क्यूट हो, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने दिखावा किया कि मुझे कोई परवाह नहीं है और अपना सिर घुमा लिया। चुपके से क्यूजू के रिएक्शन को देखा। मैंने देखा कि उसका बस जी मिचला रहा था और उसने अपना सिर घुमा लिया, लेकिन वह चुपके से हंस रहा था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मान लिया कि वह बस क्यूट कहलाने से खुश है। जल्द ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गए। वहां पहले से ही बहुत से लोग लाइन में थे। क्यूजू ने अपने आसपास खुश जोड़ों को देखा और